मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बाद बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर विटामिन्स एंड मिनरल्स that are needed by the body in very small amounts. However, their impact on a body's health are critical and deficiency in any of them can cause severe and even life-threatening conditions. यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। हालांकि शरीर के स्वास्थ्य पर उनका प्रभाव गंभीर होता है और उनमें से किसी में भी कमी गंभीर और यहाँ तक कि जीवन को खतरे में डाल देने वाली स्थितियों का कारण बन सकती है। They perform a range of functions including enabling the body to produce enzymes, hormones and other substances needed for normal growth and development. वे कई प्रकार से कार्य करते हैं जिसमें शरीर को सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक एंजाइम, हार्मोन और अन्य पदार्थों का उत्पादन है। Human must obtain micronutrients from food since your body cannot produce vitamins and minerals. For the most part, that's why they are also referred to as essential nutrients. मनुष्य को भोजन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्राप्त करना चाहिए क्योंकि शरीर विटामिन्स और खनिजों का यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स का उत्पादन नहीं कर सकता है, इसलिए उन्हें आवश्यक पोषक तत्व एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में पहले बात करते हैं विटामिन्स की। Vitamins are the complex chemical substances required by the body in very small amounts. They do not yield energy but act as biocatalysts in the body. They are essential for good health and protect the body from various diseases. They are essential for the utilization of other nutrients that we take in our diet. यानी कि विटामिन शरीर द्वारा आवश्यक जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं। वे ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं लेकिन शरीर में जैव उत्प्रेरक यानी कि बायोकैटलिस्ट्स के रूप में कार्य करते हैं। वे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं और शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं। वे अन्य पोषक तत्वों के उपयोग के लिए आवश्यक हैं जो हम अपने आहार में लेते हैं। Since vitamins cannot be made in our body except for vitamin D, they need to be supplied through food and contain them. क्योंकि विटामिन डी को छोड़कर हमारे शरीर में कोई विटामिन नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए हमें उन्हें यानी कि बाकी बचे विटामिन्स को खाद्य पदार्थों के माध्यम से आपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स which can be broken down by heat, acid और air. विटामिन जो हैं पौधों और जानवरों द्वारा बनाए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें गर्मी, एसिड या वायु द्वारा तोड़ा जा सकता है शरीर के इस्तेमाल के लिए। In 1912, a Polish American scientist attempted to isolate the first vitamin, that is vitamin B1 from rice bran. 1912 में एक पोलिश अमेरिकी वैज्ञानिक ने चावल की भूसी से पहले विटामिन यानी कि विटामिन B1 को अलग करने का प्रयास किया। कैजिमीर फंक नेम हिज डिस्कवरी विटामिन ई, बिलीविंग दैट दिस वाज एन अमाइन वाइटल फॉर लाइफ. दिस coinage has come down to us in the slightly altered form of vitamin, even though most vitamin were later shown not to be amines. Funk's breakthrough discovery played a decisive role in the development of nutrition, which the world now takes for granted. कैजिमीर फंक ने अपनी खोज को विटामिन ई नाम दिया, यह मानते हुए कि वह एक अमाइन था। अमाइन क्या होता है? अमाइन मेंबर ऑफ ए फैमिली ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी कि नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक यौगिक परिवार का एक सदस्य है। और यह हमारे पास थोड़ा बदली हुई अवस्था में आया जिसे हम विटामिन कहते हैं। लेकिन फंक की सफलता की खोज ने पोषण के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाई जिसे अब दुनिया मानती है। 1921 में ब्रिटिश बायोकेमिस्ट सर जैक सिसिल ड्रमंड ने संबंधित विटामिन उनको दर्शाने के लिए विटामिन शब्द के साथ वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग का सुझाव दिया, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, और इसी तरह से विटामिन को इसी रूप में जाना जाने लगा। पौधे और सूक्ष्म जीव अपने मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक विटामिन का उत्पादन कर सकते हैं। मनुष्य और जानवरों ने विकास के दौरान इस क्षमता को खो दिया है क्योंकि उनके शरीर में विटामिन बनाने के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, इसलिए मनुष्य और जानवरों को आहार के माध्यम से उसमें निगलना पड़ता है। विटामिन डी को छोड़कर जो कि सूर्य के प्रकाश की क्रिया से संश्लेषित होता है। आइए देखते हैं विटामिन के टाइप्स। विटामिन आर ग्रुप्ड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्युबिलिटी। विलेयता यानी घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो समूहों में बांटा गया है। पहले हैं वाटर सोल्यूबल, a vitamin that can dissolve in water. Water soluble vitamins are carried to the body's tissue but are not stored in the body. They are found in many plants and animals, food and in dietary supplements and must be taken in daily. Vitamin C and members of the vitamin B complex are water soluble. यानी कि पहले हैं विटामिन जो पानी में घुलनशील हैं, शरीर के ऊतकों में उन्हें ले जाया जाता है लेकिन वे शरीर में जमा नहीं होते हैं। वे कई पौधों और जानवरों के भोजन और आहार की खुराक में पाए जाते हैं और उन्हें दैनिक रूप से लेना जरूरी है। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सदस्य पानी में घुलनशील हैं और मूल रूप से उपयोग के लिए जरूरी हैं। दूसरे हैं फैट सोल्यूबल, ए विटामिन दैट कैन डिसॉल्व इन फैट्स एंड ऑयल्स. Vitamins are nutrients that the body need in small amount to stay healthy and work the way it should.
Fat soluble vitamins are absorbed along with fats in the diet and are stored in the body fatty tissues and liver. They are found in many plants and animal foods and in dietary supplements. Vitamin A, D, E and K are fat soluble. दूसरा ग्रुप है fat soluble vitamins, एक विटामिन जो फैट और ऑयल्स में घुल सकता है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर को स्वस्थ रहने और काम करने के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होती है। फैट्स में घुलनशील विटामिन आहार में वसा के साथ यानी फैट्स के साथ एब्जॉर्ब होते हैं और शरीर के वसायुक्त ऊतक यानी कि फैटी टिश्यूज और लिवर में जमा हो जाते हैं। वे कई पौधों और जानवरों के भोजन और आहार की खुराक में पाए जाते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के फैट सोलुबल विटामिन हैं। विटामिन ऑर्गेनिक पोषक तत्व हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए विटामिन की जरूरत होती है। हम अधिकांश विटामिनों का उत्पादन स्वयं नहीं कर सकते, कम से कम इतनी मात्रा में तो नहीं कि वे आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसलिए उन्हें हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन के माध्यम से प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि किस विटामिन का प्रभाव हमारे शरीर के कौन से अंग पर पड़ता है। आइए बात करते हैं विटामिन के पहले वर्गीकरण की, जो कि है वाटर सोलुबल विटामिन। वाटर सोलुबल विटामिन वे विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील हैं। उनमें सबसे पहले बात करेंगे विटामिन B1 की। विटामिन B1 को थायमीन भी कहते हैं, जिसकी खोज 1897 में क्रिश्चियन एजिकमैन ने की थी। थायमीन एक सल्फर कंटेनिंग विटामिन है जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हुए कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थायमीन हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे मसल सिस्टम की एक्टिविटी में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन B1 की कमी से एक बहुत कॉमन बीमारी होती है जिसे बेरी कहते हैं। बेरी बीमारी दो तरह से होती है, एक ड्राई बेरी और एक वेट बेरी। वेट बेरी जो है हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे हार्ट पर असर डालती है, जबकि ड्राई बेरी हमारे मसल्स पर गहरा प्रभाव करती है। अगला विटामिन है विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं और इसकी खोज 1922 में हुई थी। विटामिन B2 भी हमारे भोजन में पाया जाने वाला एक विटामिन है जिसकी आवश्यकता होती है शरीर में सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव खाद्य पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन को मिलाते हैं और खाद्य पदार्थों में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा को लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज में बदल देते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में त्याग देते हैं। विटामिन B2 की कमी से जो लक्षण सामने आते हैं उन्हें राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कहते हैं, जिसे ए राइबोफ्लेविनोसिस भी कहा जाता है। इसके अंदर त्वचा से संबंधित विकार होते हैं, जैसे कि गले में खराश, सोर थ्रोट, हेयर लॉस। विटामिन B क्लास का अगला विटामिन है विटामिन B3, जिसे नियासिन भी कहते हैं। इसकी खोज 1937 में कोनार्ड एल्वेजेम द्वारा की गई थी। विटामिन B3 नियासिन एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शंस में कोएंजाइम की तरह भूमिका निभाता है। एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शंस जैसे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, फैट एंड अल्कोहल। कोएंजाइम क्या होता है? कोएंजाइम एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कुछ एंजाइम्स की एक्टिव साइट से बाइंड करके एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है। एक कोएंजाइम किसी एंजाइम की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। नियासिन या B3 न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन से बचाता है और ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता है। विटामिन B3 क्रिएट और रिपेयर करता है DNA को भी। नियासिन एक यूनिक विटामिन है क्योंकि इसे ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड से बनाया जा सकता है। नियासिन विटामिन दो रूप में उपलब्ध होता है, एक पहला है नियासिनामाइड और दूसरा है निकोटिनिक एसिड। नियासिन या विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से एक कमी शरीर में होती है जिसे पेलेग्रा कहते हैं। पेलेग्रा के लक्षण हैं डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया। आइए बात करते हैं विटामिन B5 की, जिसे पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं और इसकी खोज R.J. विलियम्स और R.W. ट्रेसडेल द्वारा 1931 में की गई थी। विटामिन B5 या पेंटोथेनिक एसिड मनुष्य जीवन का एक अधिक महत्वपूर्ण विटामिन है। यह विटामिन ब्लड सेल्स को बनाने में सहायता करता है और यह सहायता करता है लिए हुए भोजन को कार्य ऊर्जा में बदलने के लिए। सभी मनुष्य और पशुओं को विटामिन B5 की आवश्यकता होती है कोएंजाइम A बनाने के लिए, जो कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। और यह कोएंजाइम A फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने और उनके मेटाबॉलिज्म में भी सहायता करता है। विटामिन B5 की डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो उसमें कुछ बीमारियां या शारीरिक कमियां हो सकती हैं, जैसे कि थकावट, फैटीग, डिप्रेशन, इंसोम्निया, वोमिटिंग या स्टोमक पेन्स। अगला विटामिन है विटामिन B6 या पायरिडोक्सिन, जिसकी खोज पॉल जियोर्जी द्वारा 1934 में की गई थी। विटामिन B6 एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। विटामिन B6 एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है और यह ग्रुप डिनोट करता है ऐसे विटामिन B6 के ग्रुप को जिसमें सभी रासायनिक रूप से एक समान होते हैं, जिन्हें विटामर्स कहा जाता है। और ये ग्रुप में जो ये कंपाउंड्स हैं ये हैं पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सल, पायरिडोक्सामाइन, पायरिडोक्सिन 5 फॉस्फेट, पायरिडोक्सल 5 फॉस्फेट और पायरिडोक्सामिन 5 फॉस्फेट, जो कि आखिरी के तीन इसके फॉस्फोराइलेटेड डेरिवेटिव्स हैं। अधिकांश बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए
विटामिन B6 की आवश्यकता होती है, जैसे कि अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस के लिए, आरबीसी बनाने के लिए। यह विटामिन 3 रूप में होता है। पहला है पायरिडोक्सल, दूसरा है पायरिडोक्सिन और तीसरा है पायरिडोक्सामाइन। और ये सभी एक कोएंजाइम में बदले जा सकते हैं जिसे PLP या पायरिडोक्सल फॉस्फेट कहते हैं, जो कि एक प्रक्रिया करता है जिसमें किसी भी अमीनो एसिड से उसके अमीनो ग्रुप को हटाकर उस अमीनो एसिड को नॉन एसेंशियल बनाया जा सकता है। अकेले विटामिन B6 की कमी मुख्य रूप से असाधारण है, क्योंकि यह एक विटामिन है। इसकी कमी में और भी विटामिन शामिल होते हैं। इसके विकार हैं, यानी इसकी डेफिशिएंसी है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसमें कि हीमोग्लोबिन पर्याप्त रूप से नहीं बनता है, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन। अगला विटामिन है विटामिन B7, या जिसे बायोटिन भी कहा जाता है और इसे विटामिन H भी कहा जाता है। इसकी खोज भी पॉल जियोर्जी ने 1931 में की थी। विटामिन B7 या बायोटिन भी मेटाबॉलिज्म में एक कोएंजाइम की तरह कार्य करता है। इसका यह कार्य लिए गए भोजन, जिसमें कि प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं, उनसे ऊर्जा बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। बायोटिन या विटामिन 7 कई तरह की सेलुलर रिएक्शंस में भाग लेता है, मुख्य रूप से हेयर रूट्स, फिंगर नेल्स और स्किन के फैट्स और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में। विटामिन B7 या बायोटिन की कमी से आमतौर पर थकावट, उल्टी का मन होना, हेयर लॉस, भूख ना लगना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इत्यादि हो सकती है। विटामिन B9 यानी कि फोलेट, जिसे हेनरी मिचेल द्वारा 1941 में खोजा गया था। फोलेट या विटामिन B9 या फोलेसिन भी B क्लास का एक विटामिन है। फोलिक एसिड को डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर भोजन में मिलाया जाता है और जिसे फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। फोलेट प्राकृतिक रूप के साथ फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों और सप्लीमेंट्स में पाया जाता है। फोलिक एसिड फोलेट का सबसे स्थिर रूप है। फोलेट भी एक कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। फोर्टिफाइड फूड वो सप्लीमेंट फूड्स होते हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, बल्कि इनमें न्यूट्रिएंट्स को मिलाया जाता है इन्हें न्यूट्रिशनली इंप्रूव करने के लिए। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी एनीमिया का कारण हो सकती है और हार्ट डिसीज के रिस्क को बढ़ा सकती है। अगला विटामिन है विटामिन B12 यानी कि कोबालामिन, जिसकी खोज जॉर्ज विपल विलियम और मर्फी जॉर्ज रिचर्ड्स मिनोट के द्वारा 1926 में की गई थी। विटामिन B12 या कोबालामिन होमोसिस्टीन को मिथियोनिन में बदलने, फैटी एसिड और अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में और न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में एक कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स को शरीर का केमिकल मैसेंजर या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक सिग्नल्स या मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। विटामिन B12 एक विशेष लाइनिंग या लेयर को बनाए रखता है जो नर्व फाइबर को प्रोटेक्ट करती है। विटामिन B12 की कमी के लक्षणों में अनीमिया, सामान्य थकान, भूख ना लगना, न्यूरोमस्कुलर पेन और नर्वस सिस्टम संबंधी समस्याएं शामिल हैं। अगला वाटर सोल्यूबल विटामिन है विटामिन C। विटामिन C यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी खोज 1926 में जॉर्ज विपल विलियम, मर्फी जॉर्ज और रिचर्ड्स मिनोट ने की थी। विटामिन C एक आवश्यक पोषक तत्व है जो टिश्यू रिपेयर और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के एंजाइमेटिक उत्पादन में कार्य करता है। विटामिन C को एल-एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। यह विटामिन ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायक होता है। अपने कार्य करने के तरीके में विटामिन C भी विटामिन B की तरह है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स मानव निर्मित या प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो कुछ तरह के सेल डैमेज को रोकते हैं या धीमा कर देते हैं। विटामिन C कोलेजन प्रोटीन के निर्माण, आयरन मिनरल के एब्जॉर्प्शन और संक्रमण और सूजन से बचाव आदि में कई भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में फलों और सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं, उनमें विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो सकती है। स्कर्वी के लक्षण में मसूड़ों से खून बहना, त्वचा के नीचे छोटे रक्तस्राव, थकान, भूख और वजन में कमी और संक्रमण से रेजिस्टेंस में कमी हो जाती है। अगला विटामिन है कोलिन। कोलिन एक आवश्यक पोषक तत्व है जो कुछ खाद्य पदार्थों में नेचुरली प्रेजेंट होता है और डाइटरी सप्लीमेंट्स के रूप में उपलब्ध होता है। कोलिन को एक विटामिन नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी ये न्यूट्रिशनली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसे विटामिन B के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि शरीर में कोलिन को लीवर में बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी जरूरत को पूरा करने के लिए कोलिन को आहार में लेना आवश्यक है। कोलिन के कई कार्य हैं, जिनमें फैट और कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, सेल स्ट्रक्चर, सेल इंटीग्रिटी, सेलुलर सिग्नलिंग और न्यूरोट्रांसमिशन इन कार्यों में शामिल हैं। ग्रोइंग फीटस के डेवलपमेंट के लिए कोलिन आवश्यक है। कोलिन की कमी से लीवर डिस्फंक्शन और मसल डैमेज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान फीटस के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए कोलिन अति आवश्यक है। वाटर सोलुबल विटामिन के बाद आइए बात करते हैं फैट सोलुबल विटामिन की, जिसमें पहले आता है विटामिन A, जिसे रेटिनोल कहते हैं। रेटिनोल या कैरोटिनोइड्स 1913 में एल्मर मक्कलम और मार्गरेट डेविस द्वारा खोजा गया था। विटामिन A हमारी दृष्टि, त्वचा, जीन डेवलपमेंट और हमारे इम्यून सिस्टम में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह डेवलपिंग एम्ब्रियो को
सहारा देने में गर्भावस्था के प्रारंभिक चरणों के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। संक्रमण और बुखार के दौरान विटामिन ए की आवश्यकता बढ़ जाती है। शरीर में रेटिनोल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड विटामिन ए के 3 अलग अलग रूप होते हैं। इन्हें रेटिनोइड्स के रूप में जाना जाता है। विटामिन ए का प्रत्येक रूप विशिष्ट कार्य करता है। जैसे रेटिनल प्रजनन का समर्थन करता है और विटामिन का मुख्य ट्रांसपोर्ट फॉर्म है। रेटिनल जो है हमारे विजन में हेल्प करता है और रेटिनोल को रेटिनोइक एसिड में बदलने में भी एक इंटरमीडिएट का काम करता है। रेटिनोइक एसिड एक हार्मोन की तरह काम करता है। इस विटामिन की कमी से कई प्रकार के लीवर के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और इसकी कमी फैट के एब्जॉर्प्शन में भी एक समस्या उत्पन्न करती है, क्योंकि यह एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इस विटामिन की कमी से विशिष्ट नेत्र संबंधी प्रभाव पड़ देते हैं, जैसे जीरोप्थैल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस। अगला विटामिन है विटामिन डी, जिसे कैल्सीफेरोल नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 1922 में एल्मर मक्कलम द्वारा की गई थी। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि मिनरल्स के इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में कारक होता है। सनलाइट की हेल्प से विटामिन डी को शरीर द्वारा कोलेस्ट्रॉल के एक प्रिकर्सर से बनाया जाता है, इसलिए विटामिन डी एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म एक हार्मोन है जो कुछ विशेष अंगों को टारगेट करता है, जैसे इंटेस्टाइन, लीवर और बोन्स। बोन्स में विटामिन डी का कार्य कैल्शियम और फास्फोरस को बोन्स में एब्जॉर्ब करना होता है, जिससे बोन्स डेंस और स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। कैल्सिट्रियोल विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है जो एक हार्मोन की तरह ब्लड में सर्कुलेट होती है। बच्चों में विटामिन डी की कमी को आमतौर पर रिकेट्स नामक बीमारी से जोड़ा जाता है, जिसमें बोन्स लचीली हो जाती हैं मिनरल डिपोजिशन की कमी के कारण और उनके टूटने का खतरा बना रहता है। और एडल्ट्स में इसी बीमारी को ओस्टियोमलेशिया कहा जाता है। अगला फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन ई, जिसे अल्फा टोकोफेरोल कहा जाता है और इसको हर्बर्ट एम इवांस द्वारा 1922 में खोजा गया था। विटामिन ई का सबसे सक्रिय रूप है अल्फा टोकोफेरोल, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन ई सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन और डीएनए को ऑक्सीडेशन से बचाता है और इस तरह से सेलुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये सेल्स में पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और लिपिड के ऑक्सीडेशन को भी रोकता है और विटामिन ई लीवर में जमा हो जाता है और विटामिन ई अधिक मात्रा में लेने पर भी कोई नुकसान नहीं करता है। विटामिन ई की कमी से नर्वस सिस्टम और मसल संबंधी नुकसान हो सकते हैं और एक कमजोर इम्यून सिस्टम भी विटामिन ई की कमी का एक प्रमुख चिन्ह है। अगला फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन के, जिसे फिलोक्विनोन भी कहा जाता है और 1929 में हेनरी कार्ल और पीटर डैम द्वारा इसकी खोज की गई थी। विटामिन के मुख्य रूप से रक्त के थक्के जमाने का काम करता है, यानी ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। 1 दर्जन से भी अधिक विभिन्न प्रोटीन और मिनरल कैल्शियम ब्लड क्लोट बनाने में शामिल होते हैं। इनमें से कई प्रोटीनों की सक्रियता के लिए विटामिन के आवश्यक हैं। जब भी ब्लड क्लोटिंग वाले किसी भी फैक्टर की कमी होती है तो उससे हेमोरैगिक डिसीजेज हो सकते हैं, जिसमें अनियंत्रित रक्तस्राव यानी अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है। विटामिन के बोन्स प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। विटामिन के लीवर में स्टोर होता है। विटामिन के फैट सोल्यूबल कंपाउंड्स के एक ग्रुप को संदर्भित करता है जो बोन डेवलपमेंट और हार्ट हेल्थ में शामिल होता है। विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग, खराब बोन डेवलपमेंट और ऑस्टियोपोरोसिस और हृदय रोग हो सकते हैं। मिनरल्स ऐसे तत्व होते हैं जो पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं और हमारे भोजन में भी होते हैं। वे हमेशा अपनी केमिकल आइडेंटिटी या रासायनिक पहचान को बरकरार रखते हैं। मिनरल्स इनऑर्गेनिक सोल्ट्स के रूप में पाए जाते हैं। प्रोटीन, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में विटामिन और मिनरल्स कम मात्रा में मौजूद होते हैं, इसलिए इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मिनरल्स को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें हैं मैक्रो मिनरल्स और दूसरे हैं ट्रेस एलिमेंट। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, शरीर को ट्रेस एलिमेंट्स की कंपैरिजन में मैक्रो मिनरल्स की अधिक आवश्यकता होती है, जो कि दैनिक 100 मिलीग्राम से अधिक होती है। ट्रेस एलिमेंट्स कंपैरेटिवली कम मात्रा में मौजूद होते हैं। इस डायग्राम में देखने पर हम यह जानेंगे कि कौन सा मिनरल्स हमारे शरीर के किस अंग पर प्रभाव करता है। तो मिनरल्स में पहला मैक्रो मिनरल है कैल्शियम, जो कि 1808 में हम्फ्रे डेवी द्वारा खोजा गया था। स्वस्थ हड्डियों के लिए कैल्शियम हमारे शरीर में अति आवश्यक है। कैल्शियम हमारे शरीर का सबसे एबंडेंट मिनरल है। शरीर का 99% कैल्शियम बोन्स और टीथ यानी कि हड्डियों और दांतों में होता है। कैल्शियम बोन स्ट्रक्चर का एक अभिन्न अंग है जो शरीर को सीधा रखने और चलने के लिए कठोर फ्रेम बनाता है। शेष 1% कैल्शियम बॉडी फ्लूइड्स में होता है, जहां पर ब्लड प्रेशर और मसल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कैल्शियम मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया भी करता है, जिसमें बोन्स में मजबूती और कठोरता आती है। कैल्शियम सभी जीवन अवस्था में महत्वपूर्ण होता है। कैल्शियम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में सहायता करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करता है और कुछ हार्मोन्स को भी सीक्रेट करवाता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिससे ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डियां फ्रेजाइल हो जाती हैं और शरीर को गिरने और हड्डियों को टूटने का खतरा बना रहता है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स
नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हालांकि विटामिन डी की कमी से ये बीमारियां ज्यादा होती हैं। अगला माइक्रो मिनरल है मैग्नीशियम, जो कि जोसेफ ब्लैक द्वारा 1755 में खोजा गया था। शरीर का आधे से अधिक मैग्नीशियम बोन्स में पाया जाता है, जहाँ यह बोन्स के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शेष मैग्नीशियम मिनरल का अधिकांश भाग मसल और सॉफ्ट टिश्यूज में पाया जाता है। केवल 1% मैग्नीशियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है। बोन मैग्नीशियम नॉर्मल मैग्नीशियम ब्लड कंसंट्रेशन के रिजर्वोयर के रूप में कार्य करता है, यानी कि रक्त की सांद्रता को बनाए रखने के लिए हड्डियों में उपस्थित मैग्नीशियम आवश्यक है। मैग्नीशियम 300 से अधिक एसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में शामिल होता है, जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सेल या कोशिका की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए, ऊर्जा बनाने और संयोजित करने के लिए। मैग्नीशियम शरीर के मुख्य ऊर्जा यौगिक यानी कि एनर्जी कंपाउंड जो कि एटीपी है, उसको बनाने में सहायक होता है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से कुछ शारीरिक कमियां हो जाती हैं, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, नोसिया, वोमिटिंग, फैटीग एंड वीकनेस। अगला मिनरल है फॉस्फोरस, जिसे 1669 में हैनिंग ब्रांड द्वारा खोजा गया था। शरीर में लगभग 85% फॉस्फोरस हड्डियों और दांतों में कैल्शियम के साथ मिल जाता है। शरीर की सभी कोशिकाओं में फॉस्फोरस एक प्रमुख बफर सिस्टम होता है। फॉस्फोरस भी डीएनए और आरएनए का हिस्सा होता है, जो कि सभी सेल्स का एसेंशियल कंपोनेंट है। फॉस्फोरस एटीपी के रूप में एनर्जी मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। कई एंजाइम और विटामिन बी तभी सक्रिय होते हैं जब उनमें फॉस्फोरस ग्रुप अटैच होता है। सेल्स में पाए जाने वाले लिपिड्स भी फॉस्फोरस का उपयोग करते हैं और फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स सेल को उनका फ्लूइड स्ट्रक्चर देते हैं, जो कि सेल के अंदर और बाहरी परिवहन के लिए आवश्यक है। फॉस्फोरस की कमी पुअर बोन ग्रोथ और पुअर टूथ डेवलपमेंट का कारक होती है। अगला मैक्रो मिनरल है पोटेशियम, जिसे 1807 में हम्फ्रे डेवी द्वारा खोजा गया था। पोटेशियम हमारी सेल्स के अंदर शरीर का एक प्रिंसिपल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से कम होते हैं। पोटेशियम की प्रमुख भूमिका शरीर को जीवित रखना है। शरीर में नॉर्मल फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। 3 तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। पोटेशियम एंजाइमेटिक रिएक्शंस में सहायता करता है, सेल इंटीग्रिटी और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी सहायता करता है। पोटेशियम और सोडियम को सेल मेम्ब्रेन में पंप किया जाता है, जिससे नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन कंडक्ट होता है। पोटेशियम की कमी से बीपी बढ़ता है, जिससे स्ट्रोक होने का खतरा बना रहता है। इसकी कमी से किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी कमी से मिनरल डिपोजिशन नहीं हो पाता है, जिससे किडनी में स्टोन बनने का खतरा बना रहता है। मैक्रो मिनरल्स के बाद बात करते हैं ट्रेस मिनरल्स की, जिसमें पहले है क्रोमियम। क्रोमियम एक ट्रेस एलिमेंट है जिसकी खोज 1798 में लुइस निकोलस ने की थी। क्रोमियम एक आवश्यक मिनरल है जो ग्लूकोज और फैट मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। आयरन मिनरल की तरह क्रोमियम भी अलग अलग चार्ज लेता है, जिसमें क्रोमियम 3+ सबसे स्थिर रूप है। अन्य रूप जैसे क्रोमियम 6+ जहरीले होते हैं। क्रोमियम इंसुलिन हार्मोन की एक्टिविटी को बढ़ाकर ब्लड ग्लूकोज का लेवल बनाए रखने में सहायता करता है। मनुष्यों में इसकी कमी यानी इसकी डेफिशिएंसी के नुकसान बहुत रेयर हैं। अगला ट्रेस एलिमेंट है कॉपर, जिसकी खोज 9000 ईसा पूर्व हुई थी। कॉपर कई एंजाइम्स का कंस्टिट्यूएंट है। कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम्स जैसे कि कॉपर हीम ऑक्सीडेज आयरन को ट्रांसपोर्ट करके इसे हीमोग्लोबिन पर लोड करते हैं। हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है जो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन ले जाता है। कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम ग्लूकोज से ऊर्जा छोड़ते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से बचाव करते हैं। कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हिस्टामिन जो एलर्जिक रिएक्शंस करता है उसको इनएक्टिव करते हैं। मनुष्यों में कॉपर डेफिशिएंसी बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी कॉपर की कमी वाले मनुष्य एक जेनेटिक डिसऑर्डर मैनिकी डिसीज से ग्रस्त होते हैं। इसमें स्किन ड्राई हो जाती है और एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है, जो कि दिखने में ब्रिटल होते हैं, उलझे हुए होते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त लोग दिखने में पीले प्रतीत होते हैं, जो कि पीलिया या जॉन्डिस की निशानी है। यह ब्लड में अधिक बिलीरुबिन के कारण होती है। अगला ट्रेस मिनरल है फ्लोरीन या फ्लोराइड, जिसकी खोज 1886 में हेनरी मोइसन द्वारा की गई थी। फ्लोराइड मिट्टी, वाटर सप्लाईज, पौधों और जानवरों में होता है। स्वस्थ दांतों और बोन्स के लिए फ्लोराइड अति महत्वपूर्ण है। शरीर में फ्लोराइड का केवल 1 अंश पाया जाता है, लेकिन इतनी कम मात्रा में भी फ्लोराइड के क्रिस्टलाइन डिपोजिशन से बोन्स बड़ी और मजबूत होती हैं और दांतों की चढ़न यानी कि डिके के अगेंस्ट रेजिस्ट करती हैं। इसकी कमी से टूथ डिके यानी कि दांतों का क्षय एक बड़ी समस्या है। बहुत अधिक फ्लोराइड भी हमारी दांतों को नुकसान पहुंचाता है। अगला ट्रेस मिनरल है आयोडीन, जिसकी खोज बर्नार्ड कोर्टोइस द्वारा 1811 में की गई थी। आयोडीन का आयन, जिसे आयोडाइड कहते हैं, जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आयोडाइड थायराइड हार्मोन का एक अभिन्न अंग है जो शरीर के तापमान, मेटाबॉलिज्म रेट, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ब्लड सेल प्रोडक्शन, नर्व फंक्शन और मसल फंक्शन इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। जिस रेट से सेल ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, उस दर को नियंत्रित करके थायराइड हार्मोन शरीर के कुल आराम करने पर निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। शरीर का 70 से 80% आयोडीन थायराइड में पाया जाता है। आयोडीन की कमी का प्रभाव ग्रोथ के सभी स्टेजेस पर पड़ता है। ब्रेन डेवलपमेंट के दौरान इसकी कमी सबसे अधिक हानिकारक होती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन की कमी से मेंटल रिटार्डेशन का खतरा बढ़ जाता है। थायराइड एनलार्जमेंट या गोइटर आयोडीन की कमी के दिखाई देने वाले प्रमुख लक्षण हैं। अगला ट्रेस मिनरल है आयरन। आयरन का मेन रोल ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके लाना और ले जाना है। शरीर का अधिकांश
अधिकांश आयरन 2 ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन्स में पाया जाता है, जिसमें पहला है हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में पाए जाने वाला प्रोटीन है, और दूसरा मायोग्लोबिन जो कि मसल सेल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है। आयरन है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में एंजाइम्स के लिए एक कोफैक्टर की तरह कार्य करता है। ये रिएक्शन एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन भर आयरन की आवश्यकताओं में उतार चढ़ाव होता रहता है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और रैपिड ग्रोथ पीरियड्स जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के दौरान आयरन की आवश्यकता बढ़ जाती है। आयरन की कमी से लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में आयरन के जो स्टोरेजेस हैं वो समाप्त हो जाते हैं, जिससे एनीमिया हो सकता है। आयरन की कमी के कारण सेल्स में एनर्जी की कमी हो जाती है। आयरन की कमी के दूसरे लक्षण हैं जैसे कि थकान, कमजोरी, सिरदर्द इत्यादि। अगला ट्रेस मिनरल है सिलेनियम, जिसे जोन्स जैकब द्वारा 1817 में खोजा गया था। सिलेनियम शरीर के एंटीऑक्सीडेंट्स पोषक तत्वों में से एक है जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शरीर के मेटाबॉलिज्म का एक बाई प्रोडक्ट है। एंटीऑक्सीडेंट मनुष्य निर्मित या प्राकृतिक तत्व हैं जो सेल्स को डैमेजेस से बचाते हैं या सेल डैमेज को धीमा कर देते हैं। सिलेनियम विटामिन ई के साथ थायराइड हार्मोन और विटामिन सी की ऑक्सीडेटिव रिडक्शन को रेगुलेट करता है। सिलेनियम सेलुलर प्रोसेसेस के दौरान उत्पन्न होने वाले फ्री रेडिकल्स को कम करने का कार्य करता है। सिलेनियम की डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है, लेकिन सिलेनियम के हाई डोसेज बहुत जहरीले होते हैं, जिससे कि बालों और नाखूनों को हानि पहुंचती है और नर्वस सिस्टम एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती है। अगला ट्रेस एलिमेंट और सबसे महत्वपूर्ण ट्रेस एलिमेंट जिंक है। लगभग सभी सेल्स में जिंक होता है और यह वृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। मसल्स और बोन्स में जिंक की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, इसलिए शरीर जिंक लेवल को टाइटली रेगुलेट करता है। इन्फेक्शन और स्ट्रेस के कारण जिंक का लेवल गिर जाता है। जिंक कई प्रकार के कार्यों जैसे कि कैटालाइटिक फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन और स्ट्रक्चरल फंक्शन करता है। जिंक लगभग 100 एंजाइम्स का कैटलिस्ट है। यह विटामिन ए और विटामिन डी जैसे सेल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की संरचना में महत्वपूर्ण है। जिंक जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है और उन्हें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। इम्यून फंक्शंस में सहायता करता है, इंसुलिन के सिंथेसिस और स्टोरेज में सहायता करता है, प्लेटलेट्स के साथ मिलकर ब्लड क्लोटिंग में सहायता करता है। विजुअल पिगमेंट्स जैसे कि रोडोप्सिन और पोरफायरोप्सिन के लिए जिंक आवश्यक है। जिंक के और भी कार्य हैं जैसे कि घाव भरने में सहायक, स्पर्म प्रोडक्शन और फीटल डेवलपमेंट। अनप्रोसेस्ड फूड का सेवन करने वालों में जिंक की कमी हो जाती है। विकास की अवधि जैसे कि इन्फेंसी और चाइल्डहुड में जिंक की आवश्यकता अधिक होती है। बिगड़ा हुआ विकास जिंक की कमी का मुख्य लक्षण है। विटामिन और मिनरल्स के बाद आइए देखते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक जैसे कि बैलेंस डाइट और स्पेशल नीड, यानी कि विशेष आवश्यकताओं के लिए क्या संतुलित आहार होते हैं। तो पहले है न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, यानी कि बढ़ते बच्चों के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताएं। तो संतुलित आहार उम्र, व्यवसाय और स्वास्थ्य की स्थिति के साथ बदलता रहता है। विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ बात करें कि बच्चों के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताएं, तो बढ़ते बच्चों को उनके शरीर के वजन के अनुपात में अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। उन्हें जरूरत होती है वृद्धि के लिए नए टिश्यू बनाने के लिए एडिशनल प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। हड्डियां और आरबीसी बनाने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, एक अच्छी आई साइट के लिए, दृष्टि के लिए। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी जनरल हेल्थ, सामान्य स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। विटामिन डी की आवश्यकता होती है हड्डियां मजबूत करने के लिए। इसमें अगला कैटेगरी है न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर पर्सन इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, यानी कि विभिन्न व्यवसाय में व्यक्तियों के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताएं। रिक्शा चालक, मजदूर, बढ़ई जैसे कठिन शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, उन्हें ऐसा भोजन की आवश्यकता होती है जो एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट से भरपूर हो। इसी तरह एथलीटों को भी हाई एनर्जी के फूड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कैटेगरी है न्यूट्रिशनल नीड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यानी कि गर्भावस्था और लैक्टेशन के दौरान पोषण संबंधी आवश्यकताएं। एक गर्भवती महिला को विकासशील भ्रूण को नरिश करना होता है, इसलिए उसे अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। टिश्यू ग्रोथ के लिए एडिशनल प्रोटीन, बच्चों की हड्डियों को बनाने के लिए एडिशनल कैल्शियम और फास्फोरस, बच्चे का पर्याप्त रक्त बनाने के लिए एडिशनल आयरन, अपने लिए अधिक कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि भ्रूण से जुड़ी सभी निर्माण प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी तरह नर्सिंग मदर को अतिरिक्त आवश्यकताओं की देखभाल के लिए एक विशेष आहार की भी आवश्यकता होती है, इसलिए उनके आहार में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन अधिक होना चाहिए। अगली कैटेगरी है न्यूट्रिशनल नीड्स डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर पोषण संबंधी आवश्यकताएं। बीमारी से उबरने वाले व्यक्तियों को बीमारी से होने वाले नुकसान की मरम्मत के लिए अपने आहार में अधिक प्रोटीन, खनिज और विटामिन की आवश्यकता होती है। यदि सर्जरी या दुर्घटना के कारण रक्त की हानि होती है तो रोगी को रक्त की कमी की भरपाई के लिए अधिक प्रोटीन और आयरन की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कि हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और डिजीज यानी कि बीमारी क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित किया गया है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, यानी कि स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी या दुर्बलता नहीं है, लेकिन उसे शारीरिक, मानसिक या सामाजिक कोई परेशानियां हैं, तो उसे भी एक हेल्दी वेलबींग की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। यानी कि केवल बीमारी या दुर्बलता का ना होना हेल्थ नहीं है। डिजीज क्या है? डिजीज इज ए माल फंक्शनिंग प्रोसेस रिलेटेड टू ए सर्टेन पार्ट ऑफ द होल बॉडी इन विच नॉर्मल फंक्शन आर डिस्टर्ब्ड और डैमेज्ड, यानी कि रोग पूरे शरीर के एक निश्चित भाग से संबंधित एक खराबी प्रक्रिया है जिसमें सामान्य कार्य बाधित या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। डिजीज लिटरली मींस नॉट एट ईज। यहाँ पर डिस का मतलब है नॉट और ईज का मतलब है आराम, कि ऐसा शरीर जो आराम की स्थिति में नहीं है। व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीज एंड
malnutrition यानी कि कुपोषण यानी कि malnutrition और deficiency disease यानी कि किसी विशेष प्रकार के तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी। The disease which occur due to deficiency of one or more nutrient जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या मिनरल्स in our diet are called deficiency disease। हमारे आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज की कमी से के कारण होने वाले रोगों को कमी रोग कहा जाता है यानी कि deficiency disease कहा जाता है। Malnutrition the condition resulting from lack of nutrients in the diet is called malnutrition यानी कि कुपोषण हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाली स्थिति को कुपोषण कहते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज टाइप। डेफिशिएंसी डिजीज हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग कुपोषण से पीड़ित हैं। कुपोषण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि इससे शारीरिक और मानसिक मंदता होती है यानी कि फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन। डेफिशिएंसी डिजीजेज आर ऑफ 3 टाइप। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन यानी कि PEM, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज और विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। 3 प्रकार की डेफिशिएंसी डिजीज हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और खनिज की कमी से होने वाले रोग। ये जानते हैं प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन के बारे में। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। आमतौर पर बढ़ते बच्चे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित होते हैं क्योंकि उनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन की आवश्यक मात्रा उपलब्ध नहीं होती। 1 से 5 वर्ष की आयु के कई बच्चे इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन 2 कारण से होता है। पहला, आहार में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या दोनों की कमी होना। दूसरा, प्रोटीन की तुलना में कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन होना। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन से 2 तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें पहली है मैरास्मस एंड दूसरी है क्वाशियोर। आइए जानते हैं इनके बारे में। मैरास्मस कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यह आमतौर पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। के लक्षण क्या क्या है? मांसपेशियों के नष्ट होने से बच्चे की त्वचा और हड्डियां कम हो जाती हैं। फोल्डेड स्किन यानी कि मुड़ी हुई त्वचा, संकीर्ण आई, धसी हुई आंखें, थिन फेस, पतला चेहरा, थिनिंग ऑफ लिम्स, हाथ पैरों का पतला होना। रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ यानी कि शारीरिक और मानसिक विकास का मंद होना। लिप्स बिकम प्रोमिनेंट, पसलियां कबूतर की छाती की तरह हो जाती हैं। ओडिमा एंड स्किन पिगमेंटेशन आर एब्सेंट, स्किन के जो पिगमेंट्स हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं और ओडिमा हो जाता है यानी कि शरीर में सूजन आ जाती है। आइए क्वाशियोर के बारे में जानते हैं। यह रोग तब विकसित होता है जब माताएं अपने बच्चों को स्तन का दूध देना बंद कर देती हैं। बच्चे को पारंपरिक पारिवारिक भोजन दिया जाता है जिसमें कम प्रोटीन होता है। इसके सिम्टम्स हैं अंडरवेट होना, स्किन डार्क और पपड़ीदार होना, एनीमिया, रुका हुआ विकास, भूख की कमी, सेल ओडिमा एक प्रमुख लक्षण है। इसमें स्वेलिंग आ जाती है, पेट निकला रहता है, लीवर बढ़ जाता है और बार बार दस्त से पीड़ित होते हैं। आइए देखते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज क्या है। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज में वे डिजीज यानी कि बीमारी है जो कि आयरन, कैल्शियम या आयोडीन की कमी से होती है। एग्जाम्पल के लिए एनीमिया जिसमें आयरन की कमी हो जाती है। आयरन बहुत जरूरी है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट को बनाने के लिए जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं जो हमारे रक्त में मौजूद होता है। आयरन की कमी से आरबीसी में यानी कि रेड ब्लड सेल्स में कमी हो जाती है जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन लाने ले जाने का कार्य करती हैं और इस कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति पीला पड़ जाता है, आसानी से थक जाता है, भूख कम हो जाती है और वजन कम हो जाता है। अगली मिनरल डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी। कैल्शियम हड्डियों और दांतों का मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। हार्ट बीट और मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है और ब्लड क्लॉटिंग में भी सहायता करता है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म फास्फोरस और विटामिन से गहराई से संबंधित होता है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज, कैल्शियम की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें हड्डियां नरम हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं या आसानी से मुड़ जाती हैं। पैर जो हैं वो धनुषाकार की तरह मुड़ जाते हैं। दांतों के इनेमल में नुकसान हो जाता है और हड्डियां कमजोर इतनी हो जाती हैं कि वो आसानी से टूट सकती हैं। जहां कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी को बच्चों में रिकेट्स कहा जाता है, वयस्क व्यक्तियों में इसे ओस्टियोमलेशिया कहा जाता है। उसमें भी हड्डियां जो है नरम हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द होता है और उनके टूटने की संभावना, आसानी से टूटने की संभावना बनी रहती है। अगली डेफिशिएंसी डिजीज है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज जो कि हमने विस्तृत रूप में पढ़ी हुई है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।